एंड डियर एस्पायरेंट, आज फिर हम लोग एमसीक्यू के द्वारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज़ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इसको डिस्कस करेंगे। और जियोमॉर्फिक प्रोसेस यू नो इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल टॉपिक ऑफ आवर ज्योग्राफी। और ये टॉपिक ये बताता है कि हाउ आवर जियोग्राफिकल रिलीफ फीचर इंक्लूडिंग माउंटेन कॉन्टिनेंट हैव इवॉल्व्ड, कैसे हमारे माउंटेन प्लेटू कॉन्टिनेंट वगैरह बने हैं। तो इसमें बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और एमसीक्यू के साथ हम लोग इसके कुछ डायमेंशंस को अभी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और साथ में मैं कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस करता हुआ चलूँगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जिसने भी ये पढ़ रखा होगा NCERT में सीधा एक चैप्टर ही है क्लास 11 में जियोमॉर्फिक प्रोसेस, और वहाँ पर जियोमॉर्फिक प्रोसेस के जो भी ब्रांचेस हैं उनको बताया गया है इन फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से हैं। पहला है वोल्केनिज्म, दूसरा है डायस्ट्रॉफिज्म, तीसरा है विदरिंग और चौथा है प्लेट मूवमेंट। तो देखो थोड़ा समझते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस का किस तरह से क्लासिफिकेशन होता है और किस तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट का किस तरह से मूवमेंट और फॉर्मेशन होता है, इसी को जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। और लैंडफॉर्म के पूरे डिटेल को हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू समझ सकते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक जो अर्थ के इंटीरियर फोर्स से ड्रिवन होता है, गाइड होता है, इसको हम लोग एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस हमारे अर्थ के इंटीरियर से निकलने वाले फोर्सेस होते हैं और इन्हीं का डिमॉन्स्ट्रेशन हम देखते हैं वोल्केनिज्म के फॉर्म में, डायस्ट्रॉफिज्म के फॉर्म में और प्लेट टेक्टोनिक के फॉर्म में। जबकि दूसरा जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहलाता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। और एक्सोजेनिक फोर्सेस हमारे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जैसे हमारा सोलर इंसोलेशन, वाटर वेपर, इवन हमारा जो प्रेशर कंडीशंस है उससे गाइड होता है, उससे गवर्न होता है, जिसको एक्सोजेनिक प्रोसेस कहा जाता है। एक्सोजेनिक प्रोसेस में जब भी एंडोजेनिक प्रोसेस के द्वारा कोई फॉर्मेशन होता है, लाइक सपोज माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद हमारे एक्सोजेनिक एजेंट लाइक हमारा जो टेम्परेचर है या फिर हमारे केमिकल्स हैं वो इसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये इन रॉक्स को तोड़ता है, डिसइंटीग्रेट करता है, वियरिंग टीयरिंग करता है। और एंडोजेनिक फोर्सेस ऐसे फोर्स हैं जो लैंड रिलीफ का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विदरिंग, क्योंकि विदरिंग एक्सोजेनिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है। और विदरिंग में क्या होता है, जो भी रॉक हैं हमारे, वो रॉक अपने ही प्लेस पर ब्रेक डाउन हो जाता है उनका, वो टूट फूट जाते हैं। अब रॉक अपने प्लेस पर क्यों टूटते हैं, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। जैसे इसमें फिजिकल और विदरिंग, जिसे मैकेनिकल विदरिंग भी कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। टेम्परेचर जब चेंज होगा तो इसमें धीरे धीरे क्रैक आएंगे और वो टूट जाएगा। इसी तरह से जब बहुत कोल्ड रीजन, ठंडे क्षेत्रों को देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर फ्रॉस्ट जमा हुआ ओस होता है, उसके कारण भी प्रेशर एग्जर्ट होता है और ये टूटता है। इसी तरह से जब लाइट रेनफॉल हो, सेटरिंग से टूट जाएगा। केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, जैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जिससे रॉक डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो कई तरह के प्रोसेस हैं जिससे हमारा विदरिंग एग्जीक्यूट होता है और रॉक सरफेस को ये तोड़ता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। वाइल वॉल्केनिज्म, तो एंडोजेनिक फोर्सेस का भी आगे बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। एंडोजेनिक फोर्सेस में कुछ ऐसे फोर्स हैं जिसको ह्यूमन ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनको हम लोग सडन फोर्सेस कहते हैं या सडन मूवमेंट। और वॉल्केनो एक तरह का सडन मूवमेंट है। जबकि डायस्ट्रॉफिज्म लॉन्ग टर्म और स्लो प्रोसीडिंग
मूवमेंट को बताता है। जब धीरे धीरे हम देखते हैं कि प्लेट एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं तो इससे हम माउंटेन्स के फॉर्मेशन को होता हुआ समझ सकते हैं। इसी तरह से जब हमारा मैग्मा धीरे धीरे राइज करता है तो इससे हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखना होगा और आंसर तक पहुँचना होगा, ये होगा विदरिंग। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर लूँ मैं कि देखो मेरा एक एकेडमी है वृंदा एकेडमी, और इस पर हमारे जो कोर्सेज आ रहे हैं वो बीपीएससी को डेडिकेटेड कोर्स हैं, यूपीपीसीएस को डेडिकेटेड कोर्स हैं। इवन अगर आप नेट और जेआरएफ को प्रिपेयर कर रहे हैं तो नेट एग्ज़ाम के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ भी आपको जीएस में क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप नीचे जो नंबर ये दोनों दिए गए हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जो फीस है वो नॉमिनल फीस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज नहीं है, सारा मोड ऑनलाइन का है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो उस कोर्स के लिए आप कॉल करो और डिटेल आप उसके लिए जान सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हर एक कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, आपका पर्सनल मेंटरशिप भी होगा। तो यहाँ पर एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा, हमारी डेडिकेटेड टीम होंगे, हालांकि मैं ही इसको लीड करूँगा, तो जो भी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको सॉर्ट आउट करवाऊँगा। और कोर्स में इनरोल होने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप धीरे धीरे गेन करोगे, धीरे धीरे इसके पीडीएफ वगैरह भी शेयर होते चले जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वेश्चन पर, दैट इज रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड व्हेन, ये भी हमारा जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एक पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अब रिफ्ट वैली के बारे में पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, फिर डिटेल करेंगे कि रिफ्ट वैली इज फॉर्म्ड व्हेन द क्रस्ट इज कॉम्प्रेस्ड एंड पुश्ड अपवर्ड। द मिडिल पार्ट ऑफ क्रस्ट subside while adjacent part remain stable. Two plate collide and fold upward. Magma pushes the crust to form a dome. देखो रिफ्ट वैली क्या होता है, पहले इसको डिटेल में समझते हैं फिर आगे चलेंगे। रिफ्ट वैली सबसे पहले तो वैली समझें कि दो एलिवेटेड पार्ट ऑफ लैंड के बीच का जो ये बीच का भाग होता है जो डिप्रेस्ड है, जो लो एलिवेटेड है, इसी को कहते हैं वैली। अब वैली के साथ इंटरेस्टिंग ये है कि ये कई तरीके से बनता है और इसमें फॉल्टिंग भी हो सकता है, फॉल्टिंग भी हो सकता है। अब जो हमारा फॉल्टिंग है, फॉल्ट से जो वैली बनते हैं वो समझना है यहाँ पे कि देखो मान लो ये हमारा एक रॉक स्ट्राटा है, एक पत्थर का टुकड़ा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मतलब इस पत्थर के टुकड़े को दोनों तरफ खींचा गया, कुछ इस तरह से दो फोर्सेस ने इसको खींचा। तो जब कभी एक एक्सेप्शनल स्ट्रेस आता है किसी रॉक पर तो रॉक में क्रैक्स धीरे धीरे क्रिएट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नीचे अगर कोई लूज मटेरियल हो, गैस चेम्बर हो, या फिर नीचे सॉइल का फॉर्मेशन हो, वाटर आ गया हो और वो कमज़ोर हो गया हो, तो बीच का जो ये पार्ट होता है वो अपनी जगह से स्लिप कर जाएगा, सबसाइड कर जाएगा और एकाएक हम देखते हैं कि एक नए तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और बीच का रॉक पूरी तरह से नीचे सबसाइड हो जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को जब बीच का रॉक नीचे सबसाइड हो जाए और जो दोनों साइड के रॉक हैं वो अपने प्लेस पर स्टेबल रहें तो इस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर को ही रिफ्ट वैली नाम दिया जाता है। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं रिफ्ट वैली के। अगर आप अफ्रीका को देखते हो तो अफ्रीका में लेबनान, जो हमारा एक एशिया का कंट्री है, लेबनान से शुरू होकर ये मोजाम्बिक तक लगभग 7000 किलोमीटर लंबा एक रिफ्ट वैली अफ्रीका में दिखता है, जिसको हम लोग ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका कहते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्ट वैली है। कई सारे बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन यहाँ दिखते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे लोएस्ट लेक डेड सी दिखाई पड़ता है। इसी तरह से लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक यहाँ पे सी ऑफ गैलिली इज़राइल में दिखाई पड़ता है। इसी तरह से हम जब आगे जाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे लंबा जो लेक है यहाँ पर दिखता है हमको, उसका नाम है हमारा टंगानिका लेक। तो टंगानिका लेक भी यहाँ पर दिख रहा है और बाकी चीज़ों का फॉर्मेशन भी होता यहाँ पर
दिखता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर बनता हुआ दिखता है हमको रिफ्ट वैली के साथ में। इंडिया की जो रिफ्ट वैली हैं, अगर इनको हम आइडेंटिफाई करें तो हमारे इंडिया में भी बहुत सारे रिफ्ट वैली हैं। जैसे आप जानते हो नर्मदा रिफ्ट वैली है, तापी रिफ्ट वैली है, दामोदर रिफ्ट वैली है, इवन माही नदी जो एक यू शेप बनाती है वो भी रिफ्ट वैली का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरह से रिफ्ट वैली बहुत सारे हैं। यूरोप में भी राइन रिवर एक रिफ्ट वैली से ही क्रॉस करती है। अमेरिका का जो हमारा डेथ वैली है वो भी एक एग्जाम्पल बनता है रिफ्ट वैली का। तो इस तरह से इसका आंसर बी होगा। और जब मिडिल पार्ट ऑफ द क्रस्ट सबसाइड व्हाइल एडजेसेंट पार्ट रिमेन स्टेबल। तो इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारे फैक्ट्स हैं, उनको भी दिमाग में रखने हैं। अब उसी से क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिफ्ट वैली। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल रिफ्ट वैली का नहीं है, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो डेथ वैली अफ्रीका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और ये एक रिफ्ट वैली है, बहुत गहरी घाटी है। अफ्रीका की रिफ्ट वैली, डेड सी, हाँ मिसिसिपी जो नदी की घाटी है वो रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल नहीं है। मिसिसिपी यूएसए की एक बहुत बड़ी नदी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, और ये नदी जानी जाती है अपने यूनिक डेल्टा के लिए। और ये डेल्टा कौन सा है, तो ये डेल्टा है बर्ड फुट डेल्टा, जो मिसिसिपी नदी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बनाती है। अब आते हैं इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। कौन सा रिवर वैली रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है? नर्मदा, माही, गोदावरी और दामोदर। तो देखो अभी जैसा मैंने डिस्कस किया कि अपने इंडिया में बहुत सारे रिवर इस तरह के रिफ्ट वैली मतलब बीच के डिप्रेशन से पास करती हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारा नर्मदा है। एक तरफ जहां गोदावरी जैसी बड़ी नदियां हम लोग देखते हैं कि ईस्ट में फ्लो कर रही हैं, वहीं नर्मदा जैसी नदियां जो हैं वो वेस्ट में फ्लो कर रही हैं। और इस तरह की नदियों का वेस्ट में जाना यही बता रहा है कि यहाँ पर कुछ जियोमॉर्फिक प्रोसेस अलग हैं। और इसीलिए जैसे हमारी जो गोदावरी है वो ईस्ट की ओर जा रही है, कावेरी ईस्ट की ओर जा रही है, महानदी ईस्ट की ओर जा रही है, लेकिन वहीं पर नर्मदा वेस्ट की ओर जा रही है। तो आखिर नर्मदा वेस्ट की ओर क्यों जा रही है? क्योंकि वो रिफ्ट वैली से जा रही है। इसी तरह माही, तो सबने पढ़ा होगा कि माही रिवर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और 2 बार ये इसलिए काट पाती है क्योंकि ये एक रिफ्ट वैली से गुजरती है। और इस तरह से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमको यहाँ पर दिखता है। जबकि दामोदर रिवर भी एक रिफ्ट वैली से निकलने वाली रिवर है। दामोदर छोटा नागपुर से निकल रही है और जाकर हम देखते हैं कि हुगली में ड्रेन हो जा रही है। जबकि गोदावरी ऐसी कोई विशेषताओं के साथ नहीं है, गोदावरी रिफ्ट रिवर वैली नहीं है। तो इस तरह से इसका जो आंसर होगा, अब गोदावरी को सीधा हटा दो, 3 वाले जितने ऑप्शन बन रहे हैं आंसर बी बनेगा। इसको एलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक माउंटेन इज फॉर्म्ड व्हेन। Block mountain. The middle part subside between 2 stable sides. The crust fold due to compression. The central block remain stable while both sides subside. Magma pushes the crust upward. तो जब इसको आप देखते हो तो देखो ब्लॉक माउंटेन क्या है, पहले इसको समझ लें, खुद ही समझ में ये आ जाएगा। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ब्लॉक माउंटेन हैं। हमारा जो ब्लॉक माउंटेन है उसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम अपने पेनिनसुलर इंडिया में देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा ये विंध्यन रेंज का। उसके बाद का एग्जाम्पल अगर देखें तो सतपुड़ा दिखता है। तो सतपुड़ा रेंज में भी बहुत सारे छोटे छोटे और पहाड़ जैसे महादेव, मैकल, गाविलगढ़ हैं। और विंध्यन में भी बहुत सारे पहाड़ हैं, विंध्यन है, भांडेर है और या भारनेर और इधर कैमूर है। तो जब हम अपने इंडिया को देखें या वर्ल्ड को तो बहुत सारे ब्लॉक माउंटेन हैं। यहाँ ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखो सपोज यहाँ पर ये हमारा एक लैंड मास है, एक ज़मीन का टुकड़ा है। फिर से वही कहानी है कि अगर इस लैंड मास को दोनों तरफ से खींचा गया, स्ट्रेस दिया गया इस पर, तो इसमें पहले तो क्रैक आएगा और हो सकता है कि साइड के दोनों रॉक सबसाइड कर जाएं आसपास, क्योंकि नीचे हो सकता है लूज मटेरियल हो सकता है नीचे मैग्मा चैम्बर हो, या फिर हो सकता है कि नीचे गैस हो जो खाली हो गया हो। तो किसी भी तरह से अगर इस तरह की प्रोसेस सामने आए तो नीचे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों सबसाइड कर जाएंगे और बीच का पार्ट अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा। तो जब बीच का पार्ट स्टेबल रहते हैं और बोथ साइड सबसाइड करते हैं, द रिजल्टेंट माउंटेन इज कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन।
माउंटेन। तो हमारा विंध्याचल सतपुरा ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। इसी तरह यूएसए में जाते हैं हम लोग तो एक बड़ा माउंटेन है जिसका नाम है सियरा निवादा। तो सियरा निवादा यूएसए का एक ब्लॉक माउंटेन है। इसी तरह वासाज यूएसए का ब्लॉक माउंटेन है। इसी तरह यूरोप में जाते हैं तो हमको जूडा माउंटेन दिखता है, वॉस्जिस माउंटेन दिखता है। तो ऐसे ब्लॉक माउंटेन्स हैं जो सबसाइडिंग के रिजल्ट हैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ इसी एग्जाम्पल पर है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स: सतपुरा ब्लॉक माउंटेन, विंध्यन फोल्ड माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट फोल्ड ब्लैक ब्लॉक माउंटेन, जूरा ब्लॉक माउंटेन। विच ऑफ द एबव पेयर आर करेक्टली मैच? कौन सा सही मिलता है? तो आप देखो यहाँ पर सतपुरा ब्लॉक माउंटेन है तो सतपुरा इंडिया में ही है। और सतपुरा के अगर आसपास के रीजन्स को देखें हम लोग, ऐसा कुछ सतपुरा हमारा राजपीपला से स्टार्ट होता है, महादेव, मैकल और गाविलगढ़ इसके प्रीडोमिनेंट सीरीज हैं। और इस हमारे सतपुरा के दोनों तरफ अगर देखें तो दो रिवर फ्लो कर रही है। एक तरफ नर्मदा घाटी यहाँ पे बनाती है और दूसरी तरफ तापी वैली बना रही है। ये दोनों वैली ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसाइडेंस हुआ है। सतपुरा यहाँ पर है और तापी और नर्मदा इसके दोनों तरफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो सतपुरा बेस्ट एग्जाम्पल बनता है हमारे इस ब्लॉक माउंटेन का। जबकि विंध्यन भी ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है और ये भी सतपुरा के पैरेलल रन करता है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का एक बहुत छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, ब्लॉक माउंटेन बनता है और ये भी बहुत पॉपुलर है। एग्जाम्पल आते हैं जूरा ब्लॉक माउंटेन है तो इसमें जूरा भी सही है, ब्लॉक फॉरेस्ट भी सही है, सतपुरा भी सही है। विंध्यन का ऑप्शन गलत है। 2 को हटा देंगे तो देखो 2 को हटाते हैं तो C नहीं होगा, 2 को हटाते हैं तो D नहीं होगा। अब बचता है 1, 3 और 1, 3, 4। तो इसका आंसर 1, 3, 4 होगा A। अब आते हैं नेक्स्ट पर। वॉस्जिस माउंटेन आर लोकेटेड अलोंग द बॉर्डर ऑफ विच कंट्रीज? वॉस्जिस माउंटेन जैसा मैंने कहा कि ये यूरोप का एक बहुत यूनिक माउंटेन है और ये पूरा पहाड़ अगर हम यूरोप का इस तरह से मैप बना लें तो यूरोप का अगर मैप देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर सीधा सीधा लोकेटेड दिखाई पड़ता है और ये एक तरह का ब्लॉक माउंटेन है और इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं। इवन यूपीएससी का पेपर अगर देखो 2024 का तो वहाँ भी इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ कहीं भी ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल आए तो उन्हें आप बड़े ध्यान से पढ़ो, उन्हें बड़े ध्यान से संभाल के रखो। अब आते हैं डेड सी इज नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफिकल फीचर? इट लाई अबव द सी लेवल एंड इज हाईली सैलाइन। इट इज अ रिफ्ट वैली लेक at the lowest point on earth surface. It is a volcanic crater lake with fresh water. It is located entirely within Palestine. देखो डेड सी खास है अपने आप में। जब आप एशिया खासकर मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया का मैप देखते हैं कुछ इस तरह से तो यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया है और यहाँ हमारा प्यारा भारत है और इधर हमारा फिर अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है और बीच में इस तरह से मेडिटेरेनियन पर लोकेटेड कुछ कंट्री आते हैं। यहीं पर एक छोटा सा लेक है जिसका नाम है डेड सी। ये डेड सी जो है कुछ खास बनता है कई कारणों से। देखो डेड सी वास्तव में यहाँ पर जो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हुआ है लेबनान से लेके अफ्रीका तक, जिसको मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है, तो उसी में लोकेटेड है। इस पूरे रीजन को अगर हम लोग देखें तो ये बहुत गड्ढा है, यहाँ पर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और इससे ये बनता है अर्थ का लोएस्ट पॉइंट। लगभग 400 मीटर के आसपास इसकी गहराई दिखती है। इवन ये सी लेवल से भी नीचा है। अगर पहाड़ ना हो तो समुद्र का सारा पानी इस डेड सी में घुस जाएगा और ये इनंडेड हो जाएगा। यहीं पर ये रिफ्ट लेक में है। और दूसरा पूरा डेड सी अगर देखें तो यहाँ पर 3 देशों की सीमाएं बनती हुई दिखाई पड़ती हैं, 3 देशों की सीमाएं। और ये जो 3 देश कौन कौन से हैं इनको भी समझना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला जो देश है वो है हमारा इजराइल। तो पहला देश जो इससे सीमा बनाता है वो इजराइल है। दूसरा देश यहाँ पर जो इससे जुड़ता है वो पैलेस्टीन है और पैलेस्टीन का जो वेस्ट बैंक का एरिया है, वेस्ट बैंक का, वो यहाँ पर दिखता है। और सबसे ईस्ट में दिखता है जॉर्डन। तो इस तरह से ये जॉर्डन पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में लोकेटेड है। ये किसी एक देश पैलेस्टीन में लोकेटेड
नहीं है और ये एबव सी लेवल भी नहीं है, बल्कि सी लेवल से 400 मीटर के आसपास नीचे है। रिफ्ट वैली में लेक है और क्रेटर लेक तो ये बिल्कुल नहीं है। इसकी सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, नमक की मात्रा इसमें लगभग 1000 मिलीलीटर पानी में देखें, 1 लीटर पानी में देखें तो 330 ग्राम पानी है, जो बहुत ज़्यादा बना देता है इसको सेलाइन। फिर से डेड सी पर ही क्वेश्चन है। डेड सी लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल बाउंड्री? इजराइल, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, पैलेस्तीन, इजराइल, इजिप्ट। तो इसका सही आंसर है इजराइल, पैलेस्टीन और जॉर्डन। अभी हमने इसको डिस्कस किया है पिछले क्वेश्चन में। अब आते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ? लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक, देखो फ्रेश वाटर लेक में मीठा पानी होता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आता है लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? तो लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक है हमारा सी ऑफ गैलिली। जब आप यही मिडिल ईस्ट का मैप देखो तो मिडिल ईस्ट के मैप में नेट पे सर्च करना है इसको, किसी भी एटलस में ये नहीं मिलेगा। यहाँ पर इजराइल के ठीक नॉर्दर्न पार्ट में एक बहुत पॉपुलर लेक है जिसका नाम है सी ऑफ गैलिली। सी ऑफ गैलिली दुनिया का सबसे लोएस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है और इसके ठीक नीचे अगर हम देखें तो डेड सी है, जो सबसे लोएस्ट साल्ट लेक है, जो सेलाइन लेक है। तो सी ऑफ गैलिली इजराइल के वाटर का मेन सोर्स है और यहीं से जॉर्डन रिवर वगैरह भी फ्लो करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी है इसका। यहीं पर हमारे जीसस क्राइस्ट साहब थे जो पानी पर चलते हैं और पानी पर चलकर उन्होंने लोगों को अपना एक मिरेकल दिखाया, करिश्मा से अवेयर कराया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस थे। आगे हम लोग इसी तरह से कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और अगर प्रॉपर कोचिंग से जुड़ना है तो फिर इस नंबर पे कॉल करें और अपने कोर्स को वहाँ से ज्वाइन करें। बाकी प्रिपेयर करते रहें और जितना प्रिपेयर करेंगे, जितने एमसीक्यू को लगाएंगे, एक्यूरेसी उतनी बढ़ेगी और उतना जल्दी आपका सिलेक्शन भी होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं इसको क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।